छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास का हम लोग आए थे परवर्ती शासक में। तो ये परवर्ती शासक दिया है 1198 से 1741 ईस्वी। रत्नदेव तृतीय के बाद उसका पुत्र प्रतापमल रतनपुर राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। प्रतापमल के बाद से कलचुरी राज्य से संबंधित लेख उपलब्ध नहीं है। परवर्ती शासकों ने राज्य शासन में प्रचलित प्रथाओं में बहुत हेरफेर नहीं किया है, इसलिए वे कई पीढ़ियों तक लड़ाई के धूम धड़ाके से बचे रहे और शांतिपूर्वक शासन करते रहे। परवर्ती शासकों के नाम हैं प्रतापमल 1198 से 1200, भानु सिंह 1221, नरसिंह देव, भूमि सिंह देव, प्रताप सिंह देव, जय सिंह देव, धर्म सिंह देव, जगन्नाथ सिंह देव, वीर सिंह देव, कमल देव, शंकर साय, मोहन साय, दादू साय, पुरुषोत्तम सहाय, बाहर सहाय, बहारेंद्र, यह से बाहर साय या बहारेंद्र साय से हमें इसके क्या बोलते हैं, बाहर से बहारेंद्र साय पहले को अंधकार काल भी कहते हैं। इसके आगे को हम उसका वर्णन मिलेगा। बाहर से बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, शंकर साय, मुकुंद साय, त्रिभुवन साय, आदित्य सहाय, रणजीत सहाय, तखत सिंह, राज सिंह देव, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह शासन 1732 से 41। अब रायपुर की कलचुरी 14वीं सदी के अंत में भारत 14वीं सदी के अंतिम भाग में रतनपुर की कलचुरी शाखा दो भागों में विभाजन हो गया। मुख्य शाखा रतनपुर में राज्य करती रही। गौड़ शाखा ने रायपुर में राज्य स्थापित किया। मतलब ये उसी प्रकार है जैसे रतनपुर में इसको मेन शाखा है, लेकिन उसका जो अप्रत्यक्ष रूप से रायपुर में भी उसका शासन चल रहा था। शिलालेख के अनुसार 14वीं सदी के अंतिम भाग में रतनपुर के राजा का रिश्तेदार लक्ष्मी देव प्रतिनिधि स्वरूप खलवाटिका आधुनिक खल्लारी रायपुर जिला भेजा गया और वह वही का होकर रह गया। लक्ष्मी देव के पुत्र सिंघड़ ने शत्रुओं के 18 गढ़ जीत लिए। सिंघड़ ने रतनपुर नरेश की प्रभुसत्ता मानने से इनकार कर दिया और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सिंघड़ के बाद उसका पुत्र रामचंद्र या रायदेव रायपुर का शासक बना। रामचंद्र के बाद उसका पुत्र ब्रह्मदेव राय का शासक बना। अब है परवर्ती शासक 1420 से 1751। रायपुर के परवर्ती शासकों के नाम हैं जैसे केशव देव 1420 से 38, भुवनेश्वर देव, मानसिंह देव, संतोष सिंह देव, सूरत सिंह देव, धन सिंह देव, जैत सिंह देव, फतेह सिंह देव, यादव सिंह देव, सोमदत्त सिंह देव, बलदेव सिंह देव, उमेद सिंह देव, बनवारी सिंह देव, अमर सिंह देव, शिवराज सिंह देव। 1750 से 57 शिवराज सिंह देव। रतनपुरियों का योगदान, मतलब कलचुरियों का योगदान। रतनपुर नरेश कल्याण साय 1546 से 83 के समय की लेखा पुस्तक के आधार पर तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी चीसम ने वर्ष 1868 ईस्वी में कलचुरी शासन प्रबंधन पर एक लेख लिखा। दूसरा, कलचुरी काल में राज्य गढ़ों में, गढ़ बारहों में तथा 12 गांवों में विभक्त होते थे। रतनपुर और रायपुर के अधिकार में 18 गढ़ थे। एक गढ़ के अधीन 7 बारहों अर्थात 84 गांव होते थे। एक बारहों के अधीन 12 गांव होते थे। से गढ़ हैं, गढ़ बारहों गांव प्रशासनिक इकाई था। उसी बार प्रधान के लिए दीवान, फिर दाऊ, फिर गोटिया। इसमें क्या बोल रहे हैं, 7 बारहों अर्थात 84 गांव। गढ़ से मिलकर 12 बना, 12 से मिलकर गांव बना। जहाँ गढ़ का प्रमुख दीवान होता है, उसी 12 का प्रधान दाऊ होता है, गांव का प्रधान गोटिया। दीवान, दाऊ और गोटिया का प्रमुख कार्य था अपने अपने क्षेत्र में कार्य व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व वसूलना। कलचुरी काल में राजस्व विभाग का प्रधान महापरमात्री कहलाता था। कलचुरी काल में स्थानीय प्रशासन
पंचकुल नामक संस्था के जिम्मे था। पंचकुल में 5 सदस्य होते थे। पंचकुल के सदस्य महत्तर कहलाते थे। पंचकुल का प्रमुख महत्तम कहलाता था। नगरों के साथ साथ गांव में यह संस्था कार्यरत थी। गजलक्ष्मी वंश की कुल देवी थी। कलचुरी शासक शिव के उपासक थे, इसलिए उनके मंदिरों के द्वार पर गजलक्ष्मी या शिव की मूर्ति पाई जाती है। उनका ताम्रपत्र ओम नमः शिवाय से आरंभ होता था। दक्षिण कौशल के कलचुरी शासक शैव धर्मावलंबी थे, इसलिए उन्हें शैव धर्म का संरक्षण दिया। साथ ही वे अन्य संप्रदायों के भी पोषक थे, जिनमें वैष्णव धर्म था। कलचुरी कालीन शिव मंदिर तुम्मान का बंकेश्वर महादेव मंदिर, रतनपुर का रत्नेश्वर महादेव मंदिर, मल्लार का शिव मंदिर निर्माता रत्नसिंह नामक कायस्थ। तुम्मान, रतनपुर, मल्हार, पाली, जांजगीर, नारायणपुर, खरौद आदि स्थानों से प्राप्त शिव प्रतिमाएं। अब कलचुरी कालीन विष्णु मंदिर है तो जांजगीर का विष्णु मंदिर, खल्लारी का नारायण जांजगीर का विष्णु मंदिर ये है। जाज्वाला देव के समय निर्मित हुआ खल्लारी का नारायण मंदिर, निर्माता देवपाल नामक मोची। रतनपुर का सूर्य नारायण का विष्णु मंदिर, रतनपुर से प्राप्त लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। राजी में स्थित राजीव लोचन मंदिर, विष्णु का जीर्णोद्धार, रतनपुर नरेश पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 65 के सामंत जगतपाल द्वारा कराया गया। तुम्मान के मंदिर की द्वार पट्टिका पर विष्णु के अवतारों का अंकन मिलता है। जांजगीर के विष्णु मंदिर में विष्णु के 24 अवतारों की मूर्तियां मिलती हैं। इस मंदिर में रामायण से संबंधित दृश्यों का अंकन किया गया है। रतनपुर के दुर्ग या किले में रावण के यज्ञ का रोचक दृश्य अंकित किया गया है। लक्ष्मी नारायण रूप में विष्णु की मूर्तियां सूर्य नारायण तथा गौतौरा से प्राप्त हुआ है। गरुड़ा सिंह लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां मोरादेव में मिलते हैं। काले पसाड़ से बने विष्णु की एक सुंदर मूर्ति रतनपुर से मिली है, जिसे घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। इसमें क्या है तुम्हारे खाने में काले पसाड़ से बनी विष्णु की एक सुंदर मूर्ति रतनपुर से मिला है, जो घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। अब भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध भक्त महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। 1489 से 1531 का जन्म छत्तीसगढ़ के राजिम के निकट चंपारण नामक स्थान में हुआ। उनके द्वारा प्रवर्तित मत शुद्धाद्वैत तथा संप्रदाय पुष्टि मार्ग कहलाता है। और रामानंद परंपरा का मठ रायपुर का दूधारी मठ कलचुरी कालीन है। नारायणपुर में कलचुरी काल का एक सूर्य मंदिर आज भी विद्यमान है। कलचुरी राज दरबार में स्थान पाने वालों विद्वानों में प्रमुख थे 10वीं सदी ईस्वी के छंद शास्त्री व नाटककार राजशेखर, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी नाटक, कवि व तर्कशास्त्री पंडित शशिधर गोपाल चंद्र मिश्र, कवि खूब तमाशा, चिंतामणि प्रबंध काव्य, कृष्ण काव्य, राम प्रसाद प्रबंध काव्य, राम काव्य, जैमिनी, अश्वमेध, सुदामा चरित आदि। गोपाल कवि को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि भी कहा जाता है। गोपाल कवि रतनपुर नरेश राजसिंह देव 1689 से 1712 के राज दरबार थे। राजसिंह देव के बारे में एक कहावत है कि इसका एक पुत्र हुआ था जो किसी ब्राह्मण के नियोग से पैदा हुआ था। जब राजसिंह को ऐसा पता चला कि तो उसने आत्महत्या कर लिया। राजसिंह के पुत्र या राजसिंह ही शायद गोपाल कवि ने अपनी रचना खूब तमाशा 1746 ईस्वी में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ संबोधित किया है। उन्हें छत्तीसगढ़ शब्द का द्वितीय प्रयोगकर्ता माना जाता है। प्रथम प्रयोगकर्ता कवि दलपत राम राव थे।
अब आ गया मराठा शासन 1741 से 1854 ईस्वी। ये लुसेंट में केवल हम इसको जनरल स्टडी के लिए देख सकते हैं ना, जीके जीके के लिए, छत्तीसगढ़ जीके। और ऐसे विस्तृत अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ रिसर्च संदर्भ, जो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस द्वारा रिक्रूटमेंट किया गया है, इसको देखेंगे बाद में। रतनपुर राज्य का अंत। वर्ष 1741 ईस्वी छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में परिवर्तन का काल माना जाता है। इस समय तक कलचुरी शासन छत्तीसगढ़ में पतन की कगार पर पहुंच चुका था। केंद्रीय शक्ति का बहुत पहले से ही विघटन आरंभ हो चुका था और छोटे छोटे शासक राज्य की जड़ों को दिन प्रतिदिन खोखला बना रहे थे। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर नागपुर के भोसला या भोसले शासक के सेनापति भास्कर पंत ने 30,000 सैनिकों के साथ रतनपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस समय वहाँ का शासक रघुनाथ था। उनकी अवस्था 60 वर्ष थी। वे अपने एकमात्र पुत्र के मृत्यु के शोक से पीड़ित था तथा युद्ध के लिए तनिक भी तैयार न था। अतः उन्होंने भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह के आत्मसमर्पण के बाद यद्यपि उसके साथ व्यक्तिगत क्रूरता का परिचय नहीं दिया, परंतु राज्य को आतंकित करने की दृष्टि से उसने वहाँ के निवासियों पर 1 लाख रुपया का जुर्माना ठोक दिया तथा राजकोष का धन लूट लिया। भास्कर पंत ने भोसला शासक के प्रतिनिधि के रूप में रघुनाथ सिंह को रतनपुर पर शासन करने का अधिकार पुनः दे दिया, परंतु अपने स्वामी के हितों की देखभाल के लिए उसने वह कुलीनगिरी मतलब कल्याणगिरी गोस्वामीपुर नामक व्यक्ति को नियुक्त किया। वर्ष 1745 ईस्वी में रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद मोहन सिंह को रतनपुर राज्य का नया शासक नियुक्त किया गया। रतनपुर राज्य में मोहन सिंह का शासन 1758 ईस्वी तक चलता रहा और जब उसकी मृत्यु हुई तब सर्वप्रथम भोसला शासक ने वहाँ अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, जिसके अनुसार रघुजी प्रथम का पुत्र बिंबाजी भोसला वहाँ का प्रथम मराठा शासक हुआ। इस प्रकार रतनपुर की कलचुरी राज्य का सदा सदा के लिए अंत हो गया। ये रतनपुर राज्य का अंत है, तो इसमें याद रखने वाला तथ्य यह था 1741 में भोसला शासक सेनापति भास्कर पंत ने 30,000 सैनिकों के साथ रतनपुर पर आक्रमण किया। वे एक्चुअल में रतनपुर पर आक्रमण नहीं कर रहे थे, वे बंगाल विजय के लिए रतनपुर मार्ग से होते हुए जा रहा था। तो रास्ते में उन्हें रतनपुर मिला, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं यहीं से विजय फतह करते चलते करके रघुनाथ सिंह, तो रतनपुर में गया तो वहाँ का शासक रघुनाथ सिंह से मिल गया। तो रघुनाथ सिंह के क्षेत्र में पहुंचा तो देखा कि रघुनाथ सिंह तो अपने पुत्र के शोक में पीड़ित है, तो उसने वैसे ही आत्मसमर्पण कर दिया। सेनापति भास्कर पंत के साथ लड़ा भी नहीं, आत्मसमर्पण कर दिया। और भास्कर पंत ने भी रघुनाथ सिंह के साथ ऐसे क्रूरता का व्यवहार नहीं किया, केवल उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया और अपने एक व्यक्ति को कुलीनगिरी के रूप में छोड़ दिया गया, जिसका नाम था कल्याणगिरी। और जब 1745 में रघुनाथ सिंह का मृत्यु हो गया और उसके बाद मोहन सिंह जब रतनपुर का शासक बना, रतनपुर का शासक नियुक्त किया गया, और जब वर्ष 1758 में भी मोहन सिंह का मृत्यु हो गया, तब मराठों से प्रत्यक्ष रूप से शासन करने के लिए मराठा शासक बिंबाजी भोसला छत्तीसगढ़ आए और प्रत्यक्ष शासक के रूप में स्थापित हुए। रायपुर राज्य का अंत। वर्ष 1741 ईस्वी में मराठा भास्कर पंत के रतनपुर राज्य पर आक्रमण के समय रायपुर राज्य में अमर सिंह का शासन था। रतनपुर राज्य पर आक्रमण के समय रायपुर राज्य में अमर सिंह का शासन था। अमर सिंह ने मराठों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। वर्ष 1750 ईस्वी में मराठों ने उसकी जीविका हेतु राजिम, रायपुर और पाटन के परगने प्रदान कर बदले में 7,000 रुपये वार्षिक भेंट
लेकर उसे शासन से अलग कर दिया। 3 वर्ष बाद वर्ष 1753 में अमर सिंह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र शिवराज सिंह राज्य का उत्तराधिकारी बना, परंतु भोसलों ने उत्तराधिकारी से प्राप्त उसकी जागीरें छीन ली। वर्ष 1757 में भोसलों ने रायपुर के कलचुरी राज्य का अंत कर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया और गुजारे के लिए शिवराज सिंह को 5 कर मुक्त गांव प्रदान किया। इस प्रकार रायपुर के कलचुरी राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। ऊपर में क्या हुआ था, जब सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पे आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक रघुनाथ सिंह था। रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण कर दिया तो सेनापति भास्कर पंत ने उसके साथ कोई क्रूरता नहीं किया और 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोककर अपना एक व्यक्ति कल्याणगिरी को वहाँ से छोड़कर चले गए। और उसके बाद मोहन सिंह शासक बना। मोहन सिंह की मृत्यु के बाद मराठा शासक बिम्बाजी भोसले का शासन स्थापित हुआ। इस प्रकार रतनपुर से कलचुरी राज्य का अंत हो गया है। उसी प्रकार अब रायपुर राज्य का अंत। रायपुर में जब मराठा शासन भास्कर पंत रतनपुर में आक्रमण कर रहे थे, उसी समय रायपुर में अमर सिंह का शासन था और 1750 में मराठों ने अमर सिंह को जीविका के लिए 3 क्षेत्र रायपुर, राजिम, रायपुर और पाटन 7,000 रुपये वार्षिक भेंट लेकर उसे शासन से अलग कर दिया। मतलब राजिम, रायपुर और पाटन को उसकी जीविका चलाने के लिए दे दिया गया और 7,000 रुपये वार्षिक पैसे लेकर उसको शासन से अलग कर दिया गया। 3 वर्ष बाद अमर सिंह की भी मृत्यु हो गया। अब अमर सिंह की मृत्यु हो गया तो राजिम, रायपुर और पाटन में कौन शासन करता? उसका पुत्र था शिवराज सिंह। परंतु भोसलों ने उत्तराधिकारी उससे किंतु भोसलों ने शिवराज सिंह से भी उसकी जागीरें छीन ली, जो 3 क्षेत्र था राजिम, रायपुर और पाटन से। तो वर्ष 1757 में रायपुर के कलचुरी राज्य का अंत हो गया और अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। रायपुर में प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया और भोसलों ने शिवराज सिंह को जो उसका राजिम, रायपुर और पाटन जो उत्तराधिकारी के रूप में मिला था तो उसको छीन लिया और उसके स्थान पे 5 कर मुक्त गांव दिए। 5 कर मुक्त गांव प्रदान किए। इस प्रकार रायपुर के कलचुरी राज्य का भी हमेशा के लिए अंत हो गया। एक बार फिर देखते हैं रतनपुर राज्य का अंत कैसे हुआ। 1741 में भास्कर पंत 1741 में भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। रतनपुर पर जब आक्रमण किया तो वहाँ का शासक रघुनाथ सिंह था। रघुनाथ सिंह अपने पुत्र वियोग में था तो उसने कोई युद्ध नहीं किया और युद्ध नहीं किया तो भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। और जब आत्मसमर्पण किया तो भास्कर पंत ने उसके साथ कोई क्रूरता नहीं किया। उसके साथ क्रूरता न करके केवल 1 लाख रुपए जुर्माना ठोक दिया और अपने एक व्यक्ति कल्याणगिरी को वहाँ नियुक्त करके चला गया। और जब रघुनाथ सिंह का मृत्यु हो गया तो उसके बाद आगे एक थोड़ा सा और जुड़ता है इसमें। रघुनाथ सिंह की जब मृत्यु होता है, मृत्यु से पहले रघुनाथ सिंह जो कल्याणगिरी गोसाई को छोड़ा रहता है ना, उसको बंदी बना लेता है। उसको बंदी बनाने के बाद ही उसका मृत्यु होता है। तो उसके बाद फिर उसका शासक उत्तराधिकारी मोहन सिंह होता है। तो मोहन सिंह जब शासन कर रहा होता है तब वहाँ से मराठा शासक नियुक्त होता है बिम्बाजी भोसला नागपुर से। और जब नागपुर से बिम्बाजी भोसला आ रहा होता है तो उसी समय मोहन सिंह का भी इधर मृत्यु हो जाता है। इस प्रकार रतनपुर राज्य का अंत होता है। तो रतनपुर राज्य में कलचुरी का अंत होता है, कलचुरी शासन का। इसी प्रकार रायपुर राज्य में जब 1741 में भास्कर पंत रतनपुर पर आक्रमण कर रहे थे, उसी समय रायपुर में अमर सिंह का शासन था। वर्ष 1750 में मराठों ने अमर सिंह को राजिम, रायपुर और पाटन 3 क्षेत्र देकर तथा 7,000 रुपये वार्षिक भेंट लेकर उसको शासन से अलग कर दिया। और 1753 में अमर सिंह की भी मृत्यु हो गया तो उसका उत्तराधिकारी हुआ शिवराज सिंह उत्तराधिकारी हो। जब मराठों को पता चला शिवराज सिंह उत्तराधिकारी हो गए हैं
तो उसने शिवराज सिंह को भी उसके पैतृक प्रॉपर्टी से अलग कर दिया और उसको गुजारे के लिए 5 कर मुक्त गांव प्रदान कर दिए। इस प्रकार रायपुर राज्य से भी कलचुरी शासन का अंत हो गया। अब मराठा शासन के 4 चरण। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्यक्ष भोसला शासन। प्रत्यक्ष भोसला शासन 1758 से 1887। दूसरा है सूबा शासन, सूबा सरकार 1787 से 1818 ईस्वी। तीसरा है ब्रिटिश संरक्षणाधीन मराठा शासन 1818 से 1830 ईस्वी। चौथा है पुनः भोसला शासन 1830 से 1854 ईस्वी। प्रत्यक्ष भोसला शासन 1758 से 87 ईस्वी। बिम्बाजी भोसला 1758 से 87। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने के पश्चात नागपुर के भोसला शासक रघुजी प्रथम ने राजकुमार बिम्बाजी भोसला को यहाँ का शासक नियुक्त किया। बिम्बाजी भोसला ने रतनपुर के प्राचीन राजवंश में प्रवेश कर छत्तीसगढ़ के शासन को बागडोर संभाल ली। यद्यपि वह नागपुर राज्य के सहायक के रूप में यह शासन के लिए नियुक्त किया गया था, तथापि उसने परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपने को यह का स्वतंत्र शासक बना दिया। यद्यपि वह नागपुर राज्य के सहायक के रूप में शासन के लिए नियुक्त किया गया था, उसने परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपने को यह का शासक बना दिया। वे राजस्व का कोई भी हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। रतनपुर में उनका पृथक दरबार, मंत्री तथा सेना थी। बिम्बाजी में सैनिक गुणों का अभाव था, अतः उन्होंने राज्य विस्तार का कोई प्रयास नहीं किया। उनकी रुचि रचनात्मक कार्यों में थी। बिम्बाजी भोसले द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। बिम्बाजी ने रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण कर उसे छत्तीसगढ़ राज्य की संज्ञा प्रदान की। बिम्बाजी ने नांदगांव और खुज्जी नामक 2 नई जमींदारों का निर्माण किया। बिम्बाजी ने रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की। बिम्बाजी ने राजस्व संबंधी लेखा तैयार करने का कार्य किया। बिम्बाजी ने कुछ नए कर भी लगाए। बिम्बाजी ने यहाँ विजयदशमी पर्व पर स्वर्ण पत्र देने की प्रथा आरंभ की। बिम्बाजी ने यहाँ मराठी भाषा, मोड़ी लिपि और उर्दू भाषा को प्रचलित कराया। बिम्बाजी ने रतनपुर की रामडिगरी पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, जो आज भी विद्यमान है। बिम्बाजी ने रायपुर के प्रसिद्ध दूधाधारी मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रकार बिम्बाजी ने छत्तीसगढ़ की प्रजा को एक नई शासन पद्धति दी। परिणाम यह हुआ कि इस नवीन शासन पद्धति के कारण छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो परिवर्तन हुआ उसे क्षेत्रीय जनता ने बिना किसी विरोध के चुपचाप स्वीकार कर लिया और उस नवीन शासक को अपना शुभचिंतक के रूप में देखने लगे। जब 1787 ईस्वी में बिम्बाजी की मृत्यु हुई तब रतनपुर की जनता काफी दुखी हुई। बिम्बाजी की 3 पत्नियां थीं, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। उमाबाई बिम्बाजी के साथ सती हुई थी। छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए यूरोपीय यात्री कोलब्रुक ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि बिम्बाजी की मृत्यु से छत्तीसगढ़ में असंतोष फैल गया होगा। इसको समझते हैं। बिम्बाजी फैसला 1758 से 87। तो इसमें क्या हुआ था, जब भास्कर पंत 1741 में जब रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया तो इसमें रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद भास्कर पंत ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया और अपने कल्याणगिरी गोस्वामी नामक व्यक्ति को छोड़कर आगे बढ़ गया बंगाल की ओर। अब उस बंगाल में भी उसकी मृत्यु हो गया था। और जब इधर
रघुनाथ सिंह, इधर रघुनाथ सिंह का भी मृत्यु हो गया। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना मोहन सिंह। मोहन सिंह मोहन सिंह उस समय तक उत्तराधिकारी रहा जब तक बिम्बा जी शासन करने नहीं पहुंचा था। इधर नागपुर के भोसले रघुजी प्रथम ने बिम्बा जी भोसला को रतनपुर राज्य के लिए शासन करने के लिए भेजा। उस टाइम मोहन सिंह जिंदा था। जैसे ही भेजा, रास्ते में पहुंचा रहा होगा तो मोहन सिंह उसी समय उसका भी मोहन सिंह का मृत्यु हुआ था। तब वो छत्तीसगढ़ में रतनपुर और रायपुर दोनों को एक एक मर्ज करके वहाँ बिम्बा जी भोसला का शासन स्थापित हुआ। जो कि बिम्बा जी भोसला का शासन स्थापित हुआ, जो कि एक प्रत्यक्ष भोसला शासन था। प्रत्यक्ष का मतलब होता है इसमें कोई बाहर से इसमें प्रत्यक्ष स्वतंत्र शासक बना, प्रत्यक्ष और स्वतंत्र शासक बना। यह शासन करने के लिए नियुक्त पृथक से अलग से सैनिक बाहर से बिम्बा जी में सैनिकों का भाव था, तो उन्होंने राज्य विस्तार कोई प्रयास नहीं किया उनके रचनात्मक ने। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि वहाँ जो कर या टैक्स मिलेगा वो नागपुर नहीं जाएगा, वो केवल छत्तीसगढ़ में ही रहेगा। मतलब वो छत्तीसगढ़ में ही शासन करेंगे और छत्तीसगढ़ में ही उसका व्यय हो जाएगा। ऐसे हैं, प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे हैं। आगे ऐसा भी आएगा जैसे सूबा शासन रहेगा। बैंकों जी भोसले रहेंगे नागपुर में और नागपुर से शासन करेंगे, लेकिन अपना कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ भेज देंगे। ऐसे तो इस प्रकार से ऐसा नहीं ना होकर इसमें प्रत्यक्ष रूप से बिम्बा जी भोसला स्वयं छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे। तो बिम्बा जी भोसले का प्रमुख कार्य है इसमें है, हम जो हमें फेमस है उसको पहले देखेंगे। जैसे राम टेकरी, एक भव्य राम मंदिर जो रतनपुर में आज भी विद्यमान है। बिम्बा जी का रायपुर के प्रसिद्ध दूधाधारी मंदिर, ये भी है। बिम्बा जी का एक मूर्ति भी है राम टेकरी में, रतनपुर में, लेकिन इसका निर्माण इसकी पत्नी ने करवाई थी। अब इसका कार्य और देखते हैं। रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। जब बिम्बा जी भोसला आए तो रतनपुर में मोहन सिंह शासन कर रहे थे और रायपुर में अमर सिंह, तो ये दोनों को मर्ज करके बिम्बा जी ने प्रत्यक्ष शासन किया। नानगढ़ और खुज्जी नामक दो जमींदारियों का निर्माण किया। नियमित न्यायालय की स्थापना की। राजस्व संबंधी लेखा तैयार किया। नए कर भी लगाए। विजयदशमी पर स्वर्ण पत्र, जो विजयदशमी पर हम एक दूसरे को स्वर्ण पत्र बांटते हैं, वो बिम्बा जी भोसले के शासनकाल से ही प्रारंभ हुआ था। मराठी भाषा तोड़ी मोड़ी मोड़ी लिपि और उर्दू भाषा का प्रयोग हुआ। यह उनके कार्य था। बिम्बा जी भोसला का कार्य जनता के लिए सुखमय था और शुभचिंतक के रूप में देखते थे इसको। तो 1787 में बिम्बा जी भोसले की मृत्यु हो गई। बिम्बा जी भोसले की जब मृत्यु हुई तो उस टाइम बिम्बा जी की 3 पत्नियां थीं, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। आनंदीबाई ने आनंदीबाई बिम्बा जी के साथ सती हो गए हैं। उस समय सती प्रथा चल रहा था। इसमें क्या होता है, सती प्रथा जब पति की मृत्यु हो जाता है तो पत्नी को भी उसी के साथ सती कर दिया जाता था। तो उसमें 3 पत्नी में से एक पत्नी उमाबाई बिम्बा जी के साथ सती हो गई थी। रमाबाई और उमाबाई हुआ थे। आनंदीबाई और रमाबाई बच्चा है। वो आनंदीबाई का जो उत्तराधिकारी होगा, उसके लिए उसने आगे चलकर बिम्बा जी भोसला आएगा, उसके साथ उनका संघर्ष हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बैंको जी भोसले के साथ आनंदीबाई का सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। जनता को सदमा पहुंचा क्योंकि उनका शासन लोक कल्याणकारी था। वह जनता का शुभचिंतक, वह उनके प्रति सहानुभूति रखने वाला था। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार बाबू रेवाराम कायस्थ था। 1850 से 1930 तारीख है और संसी राजाओं की एक एवं शिवदत्त शास्त्री इतिहास समुच्चय दोनों ने बिम्बा जी के शासन की प्रशंसा की है। अब देखेंगे सूबा सरकार 1787 से 1818 ईस्वी। सूबा शासन या इसी को हम बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष शासन।
अभी तक क्या बोल शुरू में क्या बोले थे, इसको बिम्बा जी ने शासन किया था, इसको प्रत्यक्ष शासन बोले थे, जिसमें बिम्बा जी स्वयं नागपुर से आए थे और रतनपुर और रायपुर को एक करके वहाँ शासन किए थे, मर्ज करके। और उसका उसका काल उसका उसका कार्यकाल जनता के लिए लोक कल्याणकारी साबित हुआ। वे शुभचिंतक और सहानुभूति रखने वाले शासक थे। उसकी 3 पत्नियां थी। और बिम्बा जी ने रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया, सोनपत्र देने की शुरुआत किया, अनेक कर लगवाए, अनेक कार्य किए थे। और सूबा शासन अब वेंको जी 1787 से 1811 ईस्वी। बिम्बा जी के मरणोपरांत भोसला राजकुमार वेंको जी भोसला को छत्तीसगढ़ का राज्य प्राप्त हुआ। उसने छत्तीसगढ़ के शासन के संबंध में सर्वथा एक नवीन नीति अपनाई। उसने रतनपुर में रहकर प्रत्यक्ष शासन चलाने के बजाय नागपुर से ही यह का शासन चलाने का निर्णय लिया। परिणामतः अब नागपुर ही छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया और रतनपुर का राजनीतिक वैभव धूमिल होने लगा। वेंको जी भोसले ने छत्तीसगढ़ के शासन को सूबेदार के माध्यम से चलाने का निश्चय किया। यह से छत्तीसगढ़ में सूबेदार को नियुक्त करने की परंपरा का सूत्रपात हुआ। भोसला राजकुमार के प्रतिनिधि के रूप में सूबेदार अपना मुख्यालय रतनपुर से छत्तीसगढ़ का शासन संचालित करने लग गया। छत्तीसगढ़ में स्थापित यह नवीन व्यवस्था मराठों की उपनिवेशवादी नीति का परिचायक थी। शासन की इस नवीन व्यवस्था को सूबा शासन की संज्ञा सूबा शासन या सूबा सरकार की संज्ञा प्रदान की गई। वेंको जी भोसला नागपुर के सत्ता संघर्ष में लिप्त रहे और अपने 24 साल लंबे कार्यकाल में मात्र 3 बार ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के संस्थापक वेंको जी भोसला की 1811 ईस्वी में बनारस में मृत्यु हो गई। वही है, बिम्बा जी की मृत्यु के बाद वेंको जी को छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का शासक नियुक्त किया गया शासन करने के लिए। तो उसने वेंको जी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन स्थापित न कर वह नागपुर में ही रहकर छत्तीसगढ़ में अपना प्रतिनिधि भेजते थे, जो सूबेदार के माध्यम से यहाँ का संचालन करता था, जिसको सूबा शासन भी कहा जाता है। और 24 साल वेंको जी ने 24 साल तक लंबे कार्यकाल में 3 बार ही छत्तीसगढ़ आए थे, न कि वे नागपुर से ही रहकर सत्ता का संचालन करते थे। वर्ष 1811 ईस्वी में भी बनारस में वेंको जी की मृत्यु हो गई। अब इस सूबा शासन के आगे देखेंगे तो सूबा शासन महिपत राव, विट्ठल राव, दिवाकर, दिनकर करके पूरा इसका आगे देखेंगे विस्तार में दिया हुआ है। अप्पा साहब 1811 से 18 ईस्वी। वर्ष 1811 ईस्वी में वेंको जी भोसला के मरणोपरांत अप्पा साहब छत्तीसगढ़ के नए शासक नियुक्त किए गए। अपनी नियुक्ति के उपरांत अप्पा साहब ने छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सूबेदार बीकाजी गोपाल से बहुत बड़ी राशि की मांग की, परंतु जब बीकाजी गोपाल ने उनकी मांग पूरी करने में अपनी असमर्थता प्रकट की तो अप्पा साहब ने उसे पद से हटा दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक दूसरे सूबेदार की नियुक्ति की गई। अतः अल्प अवधि में ही यहाँ कई सूबेदारों ने शासन किया। अल्प अवधि में कई सूबेदारों की नियुक्ति भोसला शासन की अस्थिरता का परिचायक है। अस्थिरता का परिचायक थी। ये सारी घटनाएं यह भी बताती हैं कि भोसला शासक छत्तीसगढ़ से मनमाना धन प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें यह के प्रशासन से या जनता की खुशहाली से कोई मतलब नहीं था। बिम्बा जी भोसला के शासन तक छत्तीसगढ़ में जनता कल्याणकारी और शुभचिंतक के रूप में मानते थे इसको। उसके बाद अप्पा जी का शासन आया। अप्पा उसके बाद वेंको जी का शासन आया, तो वेंको जी ने प्रत्यक्ष शासन न करके सूबेदार के माध्यम से शासन चलाया। तो उसी सूबेदार सिस्टम चल रहा है। तो इसमें क्या होता था, सूबेदारी का माध्यम है जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कर देने को तैयार होता था,
उसी को सूबेदार नियुक्त किया जाता था। और जो कर नहीं पटा पाता था तो उसको अपदस्थ कर देते थे। इसी प्रकार इसमें क्या था, अप्पा साहब जब 1811 से 1880 में उनको जी भोसले की मृत्यु, अप्पा साहब जब शासक नियुक्त हुए, उसने बीका जी गोपाल से बहुत बड़ी राशि की मांग की, मतलब कर के रूप में बहुत बड़ी राशि की मांग की, और उसने असमर्थता प्रकट की, जो कि उतना असंभव रहा होगा। तो उसने उस पद से हटा दिया। जब उसको उस पद से हटाए गए तो अगले सूबेदार नियुक्त किया होगा, सूबेदार बीका जी गोपाल के बाद। तो इसके बाद क्या हुआ, अगले सूबेदार नियुक्त हुए तो वो भी देने के लिए तैयार तो हो जाते थे, परंतु पूरा दे नहीं पाते थे। तो क्या होता था, उसको अपदस्थ कर देता था, हटा दिया जाता था। उसके बाद फिर अगला आते थे, उसको भी अपदस्थ। इस तरह एक के बाद एक, मतलब थोड़े ही समय में बहुत सारे सूबेदारों ने शासन किया। ये यह भोसला शासन में अस्थिरता का प्रतीक है। अस्थिरता का प्रतीक है, इसका अर्थ यही है कि अस्थिर रहेगा, मतलब वह बहुत लोगों ने शासन किया, कोई स्थिर सरकार नहीं बन सका या स्थिर रूप से शासन नहीं कर पाया। तो भोसला शासक छत्तीसगढ़ से मनमाना धन प्राप्त करना चाहते थे। अब उनको खुशहाली से कोई मतलब ही नहीं रहा। अब देख रहे हैं सूबा शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त सूबेदार। अब महिपत राव दिनकर 1787 से 90 ईस्वी तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार था। शासन की सारी शक्तियाँ बीम्बा जी की विधवा आनंदीबाई के हाथ में थी। वही है, विधवा आनंदीबाई के हाथ में है। और उधर बेंको जी नागपुर में था, इधर सूबेदार महिपत राव दिनकर था। लेकिन जो मेन शक्ति है उसको आनंदीबाई के ही हाथ में थी। इसी कारण आनंदीबाई और बेंको जी के मध्य संघर्ष हुआ करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्योंकि आनंदीबाई बीम्बा जी की पत्नी थी और बीम्बा जी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन किया था, तो आनंदीबाई भी वह प्रत्यक्ष रूप से स्थित थी। तो प्रत्यक्ष रूप से स्थित थी तो छत्तीसगढ़ का प्रत्यक्ष रूप से शक्तिशाली आनंदीबाई के हाथों में ही थी। क्योंकि वेंको जी उस टाइम छत्तीसगढ़ में आए नहीं, तो वे केवल महिपत सूबेदार ही नियुक्त करते थे। जैसे महिपत राव दिनकर को भेज दिया तो महिपत राव दिनकर वहाँ पहुंचा, लेकिन बिम्बा जी वहाँ का प्रत्यक्ष शासक था, उसके पास शासन की सभी बागडोर थी। तो उसका ही उत्तराधिकारी कौन थे, आनंदीबाई या उसका पुत्र होगा। तो इसके पुत्र को न बनाकर वहाँ बेंको जी को बनाया गया था। जो तो इधर आनंदीबाई प्रत्यक्ष रूप से शक्तिशाली और बेंको जी अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति पैदा हो ही जा रहा है। तो इसी समय महिपत राव दिनकर के समय क्या हुआ था, यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर भी छत्तीसगढ़ आया था। अब दूसरा शासक हुआ विट्ठल दिनकर 1790 से 96 ईस्वी। तो इसमें क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का दूसरा सूबेदार हुआ और छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्लंट का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। अब विट्ठल दिनकर के समय ब्लंट आया। तो इसमें क्वेश्चन आता है, सूबेदार महिपत राव दिनकर के समय कौन से यूरोपीय यात्री आए थे। तो फॉरेस्टर विट्ठल दिनकर के समय कौन से आए थे, कैप्टन ब्लंट। तो इस समय बेंको जी के शासनकाल में कौन से सूबे कौन कौन से यूरोपीय यात्री आए थे, तो इसमें फॉरेस्टर और कैप्टन ब्लंट। अगला सूबेदार हुआ, तीसरा सूबेदार है भवानी कालू 1796 से 97 ईस्वी। ये छत्तीसगढ़ का तीसरा सूबेदार था। उसके बाद बना केशव गोविंद 1797 से 1808 ईस्वी। सर्वाधिक अवधि तक रहा छत्तीसगढ़ का सूबेदार। यूरोपीय यात्री कोलब्रुक का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। पहले में फॉरेस्टर आया है, कोल ब्रंट आया, अब आया कोलब्रुक। केशव गोविंद के समय कौन है, कोलब्रुक। अब पांचवा शासक हुआ बीकोजी पिंडरी या बीकोजी पिंडरी और दीरो कुल्लूकर 1808 से 9 ईस्वी। ये अल्प अवधि के लिए बने छत्तीसगढ़ के सूबेदार थे। अल्प अवधि के लिए बने छत्तीसगढ़ के सूबेदार। उसके बाद आए छठा बीकाजी गोपाल 1809 से 17 ईस्वी।
तो बीकाजी गोपाल के समय क्या हुआ था, पिंडारियों का उपद्रव। छत्तीसगढ़ के वायसराय बैंको जी भोसले की मृत्यु भी हुआ था 1811 ईस्वी में। नए वायसराय के रूप में आए अप्पा साहब द्वारा बीकाजी गोपाल से अधिक राशि की मांग की गई और बीकाजी गोपाल द्वारा असमर्थता प्रकट करने पर उसे सूबेदार से हटा दिया गया। वही है 1811 में जब बैंको जी भोसले मृत्यु हो गया तो अगला शासक को अप्पा साहब जब शासक बना तो उस समय सूबेदार था बीकाजी गोपाल से अधिक राशि की मांग की। मतलब सूबेदार के रूप में हम जितने राशि दोगे तभी आपको सूबेदार नियुक्त किया जाता था। देने की मतलब इतना सूबेदार देने का उसको सांत्वना देना पड़ता है या उसको देने के लिए पहले से बताना पड़ता है। अगर नहीं दे पाए या देने में असमर्थ हो, देने में अक्षमता हो तो उसको वैसे ही हटा दिया जाता था। आगे हुआ सखाराम हरी, ये 1817 ईस्वी। मात्र 3 महीने तक छत्तीसगढ़ का सूबेदार रहा। असंतुष्ट किसानों द्वारा गोली का शिकार बनने वाला सूबेदार था कौन, ये सखाराम हरी। इसको पूछते हैं किसानों द्वारा किस सूबेदार को गोली मारकर हत्या किया गया, तो यह सखाराम हरी। सीताराम टाटिया 1817 ईस्वी, मात्र 6 महीने तक रहा छत्तीसगढ़ का सूबेदार। यादव और दिवाकर 1817 से 18 ईस्वी, छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार। इसमें क्या हुआ, बैंको जी 1811 ईस्वी में बैंको जी की मृत्यु हो गई। तब आए अप्पा साहब आए तो उस समय बीकाजी गोपाल सूबेदार के माध्यम से शासन चला रहे थे। अप्पा साहब ने उससे सूबेदारी के रूप में अधिक राशि की मांग की। बीकाजी गोपाल ने असमर्थता प्रकट की तो उसे सूबेदार से हटा दिया गया। अब उसको हटा दिया गया तो सखाराम हरी अगला शासक बना। तो छत्तीसगढ़ का असंतुष्ट किसान द्वारा इसके मात्र 3 महीने तक शासन किया था इसने। और इसके शासनकाल में किसान असंतुष्ट हो गए तो उसको गोली मारकर उसकी हत्या भी कर दिया। और सीताराम टांटिया फिर आया, उसने 6 महीने तक शासन किया और उसके बाद यादव और दिवाकर छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार हुआ। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे बीकाजी गोपाल के बाद आए सखाराम हरी, फिर सीताराम टाटिया, फिर यादव और दिवाकर। ये थोड़े थोड़े समय के लिए आए, इसलिए बोलते हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ अस्थिरता पैदा हो गई थी। मतलब अस्थिर सरकार हो गई थी। वही वही है कि ये स्थिर नहीं हो पाए। सखाराम ने 3 महीने शासन किया, सीताराम टाटिया ने 6 महीने और यादव राव अंतिम हो गए। इस प्रकार सूबेदार शासन का अंतिम शासक हुआ यादव राव दिवाकर 1817 से 18 ईस्वी। अब मराठा शासन। छत्तीसगढ़ के शासन के लिए नियुक्त होने वाले सर्वोच्च अधिकारी सूबेदारों का पद न तो स्थायी था और न ही वंशानुगत। उसकी नियुक्ति ठेकेदारी प्रथा के अनुसार होती थी। जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक राशि वसूल कर नागपुर भेजने का वादा करता था उसे सूबेदार के पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। इसको बताया परगना पद्धति। द्वितीय मराठा सूबेदार विट्ठल दिनकर ने राजस्व पद्धति में नए परिवर्तन किया। यह परिवर्तन परगना पद्धति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मराठों ने कलचुरी शासन द्वारा नियुक्त दीवानों व दाऊओं को हटाकर पुराने गढ़ों की इकाई को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर उन्होंने इस क्षेत्र को नए सिरे से विभिन्न परगनों में विभाजित किया। मराठों द्वारा गठित परगनों की संख्या 27 थी। यह नवीन व्यवस्था नागपुर में प्रचलित पेशवा शासन व्यवस्था के अनुरूप थी। क्या हुआ था, जब विट्ठल राव सूबेदार नियुक्त हुआ उसने शासनों का संचालन परगनों के माध्यम से करने लगे। तो परगनों के माध्यम से करने लगे तो कलचुरी नियुक्त हुए थे उस समय। कलचुरी शासन दीवान और दाऊ को हटाकर पुराने गढ़ों को इकाई का समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर उन्होंने इस क्षेत्र को नए सिरे से विभिन्न परगनों में विभाजित किया। परगना पद्धति स्थापित किया तो सभी जो इकाई था दीवान दाऊओं को इस स्थान पर इसको समाप्त कर दिया गया, जो कलचुरी समय से चले आ रहे थे दीवान और दाऊओं को। लेकिन गौटिया का जो पद है वो कलचुरी काल में भी था और मराठा काल में ही और रहेगा। इसको पूछा जाता है कि गौटिया का जो पद था उसको
कलचुरी काल और मराठा शासन, ऐसा कौन सा पद था जो कलचुरी काल और मराठा शासन में भी जारी रहा? तो यह है गौटिया का। इसके स्थान पर इस क्षेत्र को नए सिरे से विभिन्न परगनों में विभाजित किया। मराठों द्वारा गठित परगनों की संख्या 27 थी। अब परगना बनाए हैं तो परगना 27 होगा एक प्रकार इसको। यह नवीन व्यवस्था नागपुर में प्रचलित पेशवा शासन व्यवस्था के अनुरूप थी। तो इस जैसे भी 33 जिले हैं तो उसी प्रकार 27 परगने, 27 जिले रहे होंगे उस टाइम का। मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के संपूर्ण शासन को दो भागों में विभाजित किया गया था, खालसा क्षेत्र व जमींदारी क्षेत्र। खालसा क्षेत्र पर मराठों ने अपना प्रत्यक्ष शासन रखा, किंतु जमींदारी क्षेत्र को उन्होंने विभिन्न जमींदारों के अधिकार में कर दिया। ये जमींदार अपने अपने क्षेत्र में शासन के लिए स्वतंत्र थे, परंतु मराठों द्वारा निर्धारित राशि उन्हें नियमित रूप से चुकानी पड़ती थी। छत्तीसगढ़ में फसल वर्ष का आरंभ प्रति वर्ष जून में होता था। ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है? मराठा शासन। छत्तीसगढ़ में फसल वर्ष का आरंभ प्रति वर्ष जून में होता था। जून में होता है, ये तो हमें पता है कि जून में फसल वर्ष प्रारंभ होता है। छत्तीसगढ़ में भी होता है और अपने भारत में है, लेकिन छत्तीसगढ़ फसल वर्ष का प्रारंभ जून में होता था। ये हमें मराठा काल से पता चला है। मराठों ने राजस्व के क्षेत्र में पटेलों की नियुक्ति के प्रावधान किया। ये पटेल एक या एक से अधिक गांवों के राजस्व की देखरेख करते थे। उसने दीवान और दाऊ को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर पटेल को नियुक्त किया, लेकिन गौटिया का पद जारी रहा। अब इसे समझने लायक क्या है परगना पद मराठा शासन में? मराठा शासन में वही है, सूबेदार शब्द है। सूबेदार का अर्थ होता है कि सूबेदार का पद न तो स्थायी था, न ही वंशन होगा। इसका अर्थ यह है कि आप अस्थायी शासन, आप जैसे नागपुर में रहकर छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे हैं तो इसको अस्थायी शासन, अस्थायी बोल रहे हैं। आप प्रत्यक्ष शासन ही तो बोलेंगे। अब परगना पद्धति है। परगना पद्धति क्या होता है? तो परगना पद्धति विट्ठल दिनकर ने प्रारंभ किया था। परगना पद्धति के अंतर्गत उसने दीवानों और दाऊओं को जो पद था उसको समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर पटेल के पद का सृजन किया। उस समय 27 परगने थे और उसने खालसा क्षेत्र जमींदारी क्षेत्र प्रारंभ किया। खालसा क्षेत्र मराठों ने प्रत्यक्ष शासन रखा, किंतु जमींदारी क्षेत्र को उन्होंने विभिन्न जमींदारों के अधिकार पर कर दिया। अब मराठा काल में ही हमें ये पता चला कि जो हम लोग जून में फसल लगाते हैं, जून महीने में फसल लगाना शुरू करते हैं या वर्षा शुरू होता है तो फसल वर्ष का आरंभ होता है। ये हमें मराठा काल से ही पता चला। अब आगे हैं, मराठों ने छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में एक नई प्रथा, तालुकदारी प्रथा का आरंभ किया। इस प्रथा में भूमि संबंधी पट्टों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रथा के अनुसार एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित भू क्षेत्र को ठेकेदारी प्रथा के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार में कर दिया जाता था। निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद या तो उस ठेके को समाप्त कर दिया जाता था या भविष्य के लिए उसका नवीनीकरण कर दिया जाता था। मराठों ने अपने शासन काल में 2 तालुका तरेंगा और लोरमी बनाए। तरेंगा के तालुकदार के अधीन 45 गांव तथा लोरमी के तालुकदार के अधीन 103 गांव रखे गए थे। तरेंगा और लोरमी इसको पूछता है और तालुकदार के अंदर। तो मराठा शासन में राजस्व से प्राप्त होने वाली आय को 2 भागों में विभाजित किया जाता था, जमा राजस्व व सेवाई। भूमि की उपज पर लगने वाला कर जमा राजस्व कहलाता था। विभिन्न कारणों को आधार बनाकर भूमि पर लगने वाला अतिरिक्त कर सेवाई कहलाता था। सेवाई का एक उदाहरण विभिन्न त्योहारों के अवसर पर भेंट के रूप में जनता पर लगने वाला कर था, या इसको सेवाई को क्या कहते हैं? उपहार कर भी कहते हैं। मराठा शासन के प्रमुख अधिकारी अब सूबेदार हैं। तो नागपुर के भोसला राजपूत के प्रतिनिधि के रूप में संवाद साधन का प्रमुख अधिकारी था। सूबे के दीवानी, फौजदारी, सैनिक, असैनिक और माल विभाग का प्रमुख होता है।
और सूबेदार हैं तो भाई जितने भी उसमें में पद रहेगा उसका प्रमुख ही होगा। कमाविसदार परगना का प्रमुख अधिकारी। फडणवीस परगने की आय व्यय का हिसाब रखने वाला प्रमुख अधिकारी। बढकर परगने की सामान्य स्थिति, फसल की दशा एवं अन्य मामलों की सूचना परगना प्रधान कमाविसदारी को भेजने वाला। अब गौटिया आ गया नया, इस गौटिया चल ही रहा था कलचुरी गांव से। गौटिया गांव का प्रमुख होता है। गौटिया का पद मराठा शासन पहले से विद्यमान था, इस पे लिखा गया है। पटेल गांव में भूमि कर के निर्धारण एवं उसकी वसूली में सरकार का सहयोग करने वाला। मराठों ने वस्तुओं के क्रय विक्रय में कौड़ियों के स्थान पर नागपुर राज्य में प्रचलित रुपये का प्रचलन छत्तीसगढ़ में किया। सूबा शासन के दौरान राजभाषा मराठी और लिपि मोडी का प्रचलन था। अब इसमें देखते हैं तालुकदारी प्रथा क्या होता है। एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित भू क्षेत्र को ठेकेदारी प्रथा के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार में कर दिया जाता था। इसे तालुकदारी प्रथा कहते हैं। तालुकदारी प्रथा के अंतर्गत दो क्षेत्र है, तरेंगा और लोरमी, दो तालुक थे, जिसमें लोरमी के अंतर्गत 45 गांव और तरेंगा के अंतर्गत एक जिसमें तरेंगा के अंतर्गत 45 गांव और लोरमी के अंतर्गत 103 गांव आते थे। अब राजस्व प्राप्ति के आय के रूप में जमा राजस्व और सेवाई दो हैं। तो जमा राजस्व क्या होता है, भूमि की उपज पर लगने वाला, वो जमा राजस्व कहते हैं। और सिवाई क्या होता है, किसी त्यौहार में कुछ हुआ, त्यौहार के अवसर पर क्या लोग लोग अपने भेंट या उपहार के रूप में राजा को जो देते हैं सिवाई है, उसी को सिवाई कहते हैं। इस प्रकार मराठा शासन के प्रमुख अधिकारी। अब सूबा शासन चला है तो वहाँ का सूबेदार भी होगा, और सूबेदार हैं तो सूबेदार के अंदर जितने भी पोस्ट या जितने भी पद हैं उसका प्रमुख कौन होगा, सूबेदार। तो उसी को बताए गए हैं। दीवानी, फौजदारी, सैनिक और सैनिक माल विभाग का प्रमुख सूबेदार होता था। अब क्या बोल रहे हैं, सूबेदार मराठा शासन में एक नया पद आया जिसका नाम था परगना। एक एक नया परगने का परगना आया। तो परगने आया तो उसका प्रमुख भी होगा कोई, तो उसका प्रमुख कौन है, कमाविसदार। अब परगना आए तो उसका आय व्यय का भी हिसाब रखने वाला होना चाहिए कोई, इसको बोलेंगे फडणवीस। अब आया है तो क्या हुआ, मराठा शासन के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि जून माह को फसल वर्ष का आरंभ माना जाता है। तो फसल वर्ष मना रहे हैं तो उस फसल वर्ष मना रहे हैं तो फसल की दशा, दिशा, स्थिति, सूचना का कुछ प्रधान प्रधान भी तो होना चाहिए। तो इसका प्रधान कौन होगा, बडकर। अब क्या हुआ, एक पद था गौटिया। गौटिया का पद क्या था, ये कलचुरी काल से लगातार चले आ रहा है। इसमें तो गौटिया कौन होता था, गांव का प्रमुख होता था, जो कलचुरी और मराठा दोनों समय में था। अब आगे है गांव। अब एक और पद आया मराठा शासन में, वो कौन था, पटेल। पटेल तो पटेल किसको बोलेंगे, अब गांव में भूमि कर के निर्धारण एवं उस वसूली में सरकार का सहयोग करने वाला को पटेल बोलेंगे। अब मराठों ने वस्तुओं के क्रय विक्रय में कौड़ियों के स्थान पर या कौड़िया चल रहा था, तो इसने नागपुर में जो प्रचलित था सिक्का उसको लागू किया, मतलब रुपये का प्रचलन। और इसकी भाषा मराठी थी और लिपि क्या थी, मोड़ी। ब्रिटिश संरक्षणाधीन मराठा शासन 1818 से 30 ईस्वी। नागपुर के शासक अप्पा साहब और अंग्रेज। 12 मार्च 1816 ईस्वी को नागपुर के भोसला शासक रघु जी द्वितीय की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राज्य में सत्ता संघर्ष छिड़ गया। दो प्रतिद्वंदी दल उभर कर सामने आए। एक दल के नेता बांकाबाई और धर्मजीत हैं, जो रघुजी द्वितीय के पुत्र परसोजी भोसले को राज्य की गद्दी सौंपना चाहते थे। तो दूसरे दल के नेता थे अप्पा साहब, जो परसोजी भोसले के चाचा थे। रघुजी द्वितीय के पुत्र परसोजी भोसले नागपुर राज्य के नए शासक बनाए गए, जबकि शासन संचालन के लिए अप्पा साहब रीजेंट नियुक्त किए गए। रीजेंट के पद पर अप्पा साहब की नियुक्ति भावी घटनाओं के संदर्भ में नागपुर राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना साबित हुआ। अप्पा साहब महत्वाकांक्षी और स्वार्थी व्यक्ति थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नागपुर राज्य में ब्रिटिश प्रभाव के विस्तार हेतु अप्पा साहब का साथ देने का वादा किया। हम इसको आगे देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। नागपुर के शासक अप्पा साहब और अंग्रेज।
ये अप्पा साहब 12 मार्च रघु जी द्वितीय की मृत्यु हो गया। तो उस समय उभर कर आए कौन से दो दल आए थे। एक एक दल के नेता थे भाका बाई और धर्म जी, जो रघु जी द्वितीय की पुत्र परसो जी भोसले को राज्य की गद्दी सौंपना चाहते थे। और दूसरे दल पे आए अप्पा साहब, जो कि परसो जी भोसले के चाचा थे। तो इसमें क्या हुआ, परसो जी भोसले को शासक बना दिया गया और अप्पा साहब को रिजेंट नियुक्त किया गया। तो अप्पा साहब को रिजेंट नियुक्त किया गया तो अप्पा साहब के मन में एक लालसा उत्पन्न हो गई कि जब उसको शासक नहीं बनाया तो उसको शासक बनने का। तो अप्पा साहब ने क्या किया, वही नागपुर नागपुर से वही अंग्रेजों के साथ मिल गई। अंग्रेजों के साथ मिलकर उसने आगे जो प्लान बनाया है परसो जी भोसले को हटाने के लिए प्लान बनाया और उसको अपदस्थ करके अंत में अप्पा साहब शासक बन जाता है। लेकिन वही होता है, अप्पा साहब को भी बाद में जब पता चलता है कि अंग्रेज भी ठीक नहीं है तो अंग्रेज और अप्पा साहब के मध्य भी युद्ध हो जाता है। और फिर छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन का स्थापना हो जाता है। साथ देने का निश्चय किया। अपनी व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति हेतु अप्पा साहब राष्ट्रीय हित की बलि देने को तैयार हो गई। फलस्वरूप 17 मई 1816 ईस्वी को अंग्रेज और अप्पा साहब के बीच सहायक संधि हुई। सहायक संधि में मतलब अप्पा साहब अंग्रेज से मिल गए, जो निश्चित रूप से अंग्रेजों के हित में थी। संधि की शर्तों के अनुसार अप्पा साहब ने अंग्रेजों को प्रति वर्ष 7.5 लाख रुपये देना एवं नागपुर राज्य में ब्रिटिश सेना रखना मंजूर किया। इस संधि की घोषणा नागपुर राज दरबार में 9 जून 1816 ईस्वी को की गई थी। अंततः यह सहायक संधि अप्पा साहब के पतन का कारण बनी। इस संधि के कारण नागपुर राज्य में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। मालकम लिखता है, भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों में कोई भी घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी नागपुर राज्य से अंग्रेजों द्वारा की गई सहायक संधि। 10 फरवरी 1817 को भोसला शासक परसो जी भोसला की रहस्यमय ढंग से अचानक मौत हो गई। वही अप्पा साहब ने षड्यंत्र रचा। तब यह संदेश किया गया कि अप्पा साहब ने उनको जहर देकर मरवा डाला। परसो जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी काशी बाई सती हुई। क्या था उस समय, सती प्रथा प्रचलन में था। बिम्बा जी के साथ कौन सती हुआ था, आनंदी बाई, उमा उमा उमाबाई हुआ था। आनंदी बाई और बैंको जी के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ था। अब परसो जी भोसला जब मृत्यु हो रहा है तो इसकी पत्नी काशी बाई सती हो रही है। 21 अप्रैल 1817 ईस्वी को अप्पा साहब नागपुर राज्य के उत्तराधिकारी बने। राज्य में अपनी स्थिति को सुरक्षित पाकर अप्पा साहब मनमानी पर उतर आए। अंग्रेजों की इच्छा के विपरीत अप्पा साहब ने अंग्रेज विरोधी पेशवा बाजीराव द्वितीय से अपना संबंध स्थापित किया। अप्पा साहब ने 14 नवंबर 1817 ईस्वी को पेशवा से सेना साहब का खिताब भी प्राप्त किया। अप्पा साहब ने 14 नवंबर 1817 ईस्वी को सेना साहब का खिताब भी प्राप्त किया। अप्पा साहब के इन कार्य को अंग्रेजों ने सहायक संधि की शर्तों का उल्लंघन माना। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छोड़ दिया, जिसके कारण तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 आरंभ हुआ। सभी मराठा सरदार प्रतिशोध की भावना से ग्रसित थे और अंग्रेजों के साथ पूर्व में किए गए अपमानजनक संधियों से मुक्ति पाना चाहते थे। इस अवसर का लाभ उठाकर अप्पा साहब ने भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया। सीताबर्डी में अंग्रेज और अप्पा साहब के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अप्पा साहब की हार हुई। 15 दिसंबर 1817 ईस्वी को अप्पा साहब को अपमानजनक संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार अप्पा साहब को यह स्वीकार करना पड़ा कि अंग्रेज विरोधी नीतियों के कारण नागपुर राज्य को अंग्रेजों की कृपा पर आश्रित कर दिया है और अब उन्हें अंग्रेजों की कृपा के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अप्पा साहब को यह भी स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें अब ब्रिटिश रेसिडेंसी में आकर निवास करना पड़ेगा। 6 जून 1818 ईस्वी को अप्पा साहब और नागपुर के अंग्रेज रेसिडेंट जेनकिंस के बीच अंतरिम समझौता हुआ। समझौते की शर्तों के अनुसार पहले पक्की संधि पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति आने तक अप्पा साहब को उनकी गद्दी पर पुनः बहाल किया गया। भोसला शासक रघु जी के उत्तराधिकारी उत्तरी भाग वालीगढ़, सरगुजा, बरार और जबलपुर का परित्याग करें। ब्रिटिश सेना की सुरक्षा में रहकर राजा रेजिडेंट के निर्देशानुसार राज्य के शासन का संचालन करे। यह समझौता अप्पा साहब के पतन और नागपुर राज्य में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना का संकेत था।
इस समझौते से अप्पा साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निश्चय करके राज्य के गौड़ राजाओं को उकसाना आरंभ किया। उनके द्वारा किए जाने वाले अंग्रेज विरोधी कार्य से नाराज होकर अंग्रेजों ने 15 मार्च 1818 ईस्वी को अप्पा साहब को राजमहल में कैद कर लिया और 3 मई 1818 ईस्वी को सैनिक पहरे में इलाहाबाद के लिए रवाना कर दिया, परंतु मार्ग में जबलपुर के निकट ब्रिटिश अधिकारियों को चकमा देकर भाग निकले। तो इसमें क्या हुआ था, वही कि अप्पा साहब परसोजी भोसला जब शासक बने तो अप्पा साहब ने सोच लिए थे कि इसको कैसे भी करके पदस्थ करना है। तो बीच में सुनने में भी आया कि अप्पा साहब ने परसोजी भोसला को जहर देकर मृत्यु हत्या कर दिया और परसोजी भोसला के साथ उसकी पत्नी काशीबाई भी सती हो गई। जब परसोजी भोसला तो अप्पा साहब ने उस समय क्या किया था, अप्पा साहब अंग्रेजों से सहायक संधि करने लगे। जो राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज थे उससे सहायक संधि करने लगे। तो सहायक संधि किए और कुछ शर्त की रखा कि उसे 7.5 लाख रुपये अंग्रेजों को देने का। उसे नागपुर राज्य में अंग्रेजों की सहायक संधि हो गई। ये पहले आएगा कि अप्पा साहब ने अंग्रेजों से सहायक संधि किया। उसके बाद परसोजी की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गया। और आगे हैं, उसके बाद क्या हुआ, सेना साहब अंग्रेज विरोधी पेशवाबाजी और दूसरी संबंध स्थापित किया। फिर क्या किया, अप्पा साहब ने पेशवाबाजी जो राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज और मराठा बाजीराव पेशवा इनका संघर्ष चलता था। तो तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध हुआ। तो अप्पा सीताबर्डी में अंग्रेज और अप्पा साहब के बीच लड़ाई हुआ। तो लड़ाई में अप्पा साहब हार गए तो उसके ऊपर संधि ठोका गया। पक्की संधि पर गवर्नर जनरल के आपको उनकी गद्दी पर पुनः बहाल किया गया। भोसला शासक उनके उत्तराधिकारी ग्वालीगढ़, सरगुजा, बरार और जबलपुर का परित्याग करें। तो उन्हें क्या किया गया, जो सरगुजा है वर्तमान का, बरार और जबलपुर जो मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था, और ग्वालीगढ़ मध्य प्रदेश से लगा हुआ, तो इस क्षेत्र को परित्याग करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही क्या पतन और नागपुर राज्य में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब अप्पा साहब के पास क्या ऑप्शन था कि अप्पा साहब ने अब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निश्चय किया। पहले तो क्या कि तो उसने बाजीराव द्वितीय के साथ संधि किया। तो क्या हुआ, बाजीराव लोग अंग्रेजों के विरोधी थे। तो सीताबर्डी का युद्ध हुआ। सीताबर्डी के युद्ध में अप्पा साहब हार गए। उसके ऊपर संधि ठोका गया। ग्वालीगढ़ और सरगुजा, बरार और जबलपुर का परित्याग करना पड़ा। इससे अप्पा साहब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अब उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के गौड़ राजाओं को उकसाने का आरंभ किया। 15 मार्च 1818 ईस्वी को अप्पा साहब को राजमहल में कैद कर दिया गया। अब 3 मई 1818 ईस्वी को सैनिक पहरे में इलाहाबाद के लिए रवाना कर दिया गया, परंतु मार्ग में जबलपुर के निकट त्रिपुरी जबलपुर अधिकारियों को चकमा देकर अप्पा साहब महादेव पर्वत की ओर भागने में सफल हो गए। भागकर उन्होंने घोड़ों के यह शरण ली। कुछ समय बाद वे असीरगढ़ होते हुए लाहौर में पहुंचे। अंत में 44 वर्ष की अवस्था में वर्ष 1840 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना या 26 जून 1818 ईस्वी आगे देखेंगे कल।